गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सर बोलिए अनुभव, बोलिए। सर आज कोई ईएएस का एक्स्ट्रा क्लास होगा? ये तो कल खत्म हो गया, खाली प्रैक्टिस क्लास बचना है, अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। ठीक है सर। सर वो एक छोटा सा डाउट है सर। बोलिए। सर वो क्लेमेंशन रिडक्शन और वोल्फ क्रिस्टियन रिडक्शन, इसका बेसिक डिफरेंस क्या होगा? मतलब ये बताते क्वेश्चन करने के टाइम पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों में? बता रहे। यस। देखो एमएस चौहान में शुरू के जो क्वेश्चन है, शुरू के 20-25 क्वेश्चन में क्लेमेंशन, वुल्फ क्रिस्टनर और मोजिंगो सबका यूज किया गया है, और ये सब मैंने बताया था, फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूं। साउंड बहुत कम आ रहा है। बस मैं एडजस्ट करता हूँ साउंड को ना, साउंड का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। हम लोग को तो ठीक है सर। ठीक है सर। अभी ठीक है? नहीं सर, पिछला वाला ठीक था सर। ठीक है, पहले बताते वापस। अभी ठीक है ना? यस सर। चलो। यस सर। देखिए क्या होता है कि जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, क्लेमेंशन, वुल्फ क्रिस्टनर एंड मोजिंगो, ध्यान रखो इन सब में एक काम होता है क्या, ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, इस एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट करेगा। CH2 है, देखो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनता है, 3 तरीके। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। पहला होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम एक रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन बेसिक मीडियम होती है, और एक नो मीडियम। नो मीडियम, ना एसिडिक ना बेसिक, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यही है, आउट ऑफ 3 रिएक्शन जो बताने जा रहे हैं, एक एसिडिक मीडियम में होती है, एक बेसिक में, और एक किसी मीडियम में नहीं होती। फिर कहते हैं जो एसिडिक मीडियम में होती है इसको बोलते हैं क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन। जो बेसिक मीडियम है उसको वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन बोलते हैं। और जो न्यूट्रल मीडियम होती है उसको बोलते हैं नो मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में कोई मीडियम नहीं है, इसको मोजिंगो रिडक्शन बोलते हैं। मोजिंगो रिडक्शन। ये 3 है। इनके रिएजेंट से कैसे पहचानेंगे? रिएजेंट ऐसा होता है, यहां लिखते हैं अमलगेटेड जिंक ZnHg इन HCl। ये रिएजेंट देखो तुरंत, एल्डिहाइड कीटोन देखो, ये रिएजेंट देखो तुरंत आना चाहिए, क्लेमेंशन रिडक्शन। फिर हाइड्रोजन इन बेस NH2 इन सम बेस। जैसे ही आप देखो एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोजन और साथ में बेस, ये क्लेमेंशन वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन। मोजिंगो में 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में होता है ये CH2 बच्चों, ये अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से वो एस्टर हेमी एस्टर कीटल टाइप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एसएच होता था ये अल्कोहल ऐसा, ठीक है। और स्टेप 2 में रेने निकल, RANEY रेने निकल, ये रिडक्शन करेगा। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यही है कि यही बन जाएगा।
तो ये तो 3 रिएक्शन हो गई, कौन कौन सी? क्लेमेंशन, वोल्फ क्रिस्टियन और मोजिंगो। अब बात आती है कि इनका यूज क्या है। तो ध्यान रखना, यहाँ मीडियम एसिडिक है। अगर अगर रिएक्टेंट में कोई एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कोई ऐसा ग्रुप मौजूद है, अगर रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन के अलावा, अगर इसमें इस पूरे सबस्ट्रेट में रिएक्टेंट में एल्डिहाइड कीटोन के अलावा कोई दूसरा ग्रुप मौजूद है और वो ग्रुप अगर एसिड के लिए सेंसिटिव है, तो एसिडिक मीडियम जो हम लेंगे तो वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी रिएक्ट कर जाएगा। अगर इसमें कोई मौजूद कोई ग्रुप बेस के लिए सेंसिटिव है तो बेसिक मीडियम अवॉइड करो, क्योंकि अगर ये आप बेसिक मीडियम लोगे तो ये रिएक्शन तो होगी जो लिखी है, उसके अलावा जो बेस सेंसिटिव ग्रुप वो भी अपनी रिएक्शन दे देगा। समझ रहे हैं? इसके अंदर अगर हम सिर्फ चाहते हैं एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो, दूसरा कोई दूसरा ग्रुप रिड्यूस ना हो, तो क्या करेंगे? अगर इसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो एसिडिक मीडियम अवॉइड करेंगे, अदरवाइज वो ग्रुप भी इफेक्ट होगा। अगर इसके अंदर बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा तो बेसिक मीडियम अवॉइड करेंगे, नहीं तो वो भी इफेक्ट होगा। अभी एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए। एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव क्या होता है, ध्यान दीजिए, ठीक है? देखो जरा सर, बोलिए ना। तो यहीं से स्टार्ट हुआ आज? हाँ यहीं से स्टार्टिंग, ये तो किसी बच्चे ने पूछा, वो रिवाइज करा रहे हैं, कुछ अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है? ठीक है। अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ये पुरानी रिएक्शंस रिवाइज हो रही हैं, क्लेमेंशन, वोल्फ क्रिस्टियन और मोजिंगो। देखो बच्चों, ये तो बता दिया मैंने आपको क्या होता तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना? अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, ये ऐसे यहाँ कीटोन है और साथ में यहाँ पे ये है OH है। हमें पता है कि अल्कोहल को अगर एसिडिक मीडियम मिल जाए, याद होगा, तो इवन रिएक्शन से मैकेनिज्म से एल्कीन बन जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अगर हमने इसमें ZnHg इन HCl ले लिया तो बताओ ये क्लेमेंशन रिडक्शन क्या करता है? ये एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। ऐसा ही देखिए, यहाँ पे ये O हट के दोनों H आ जाएंगे, यहाँ पे दोनों H आ गई है ऐसे। लेकिन हमको पता है कि एसिड जो होता है, याद करिए, किसी भी अल्कोहल को, ऐसा अल्कोहल अगर ये है, ये H+ आयन के हम हीट कर देते हैं, ये इवन रिएक्शन का एग्जांपल था, तो क्या होता है, इवन मैकेनिज्म से ये हटेगा, तो यहाँ से अगल बगल, यहाँ से हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि अल्कोहल को एसिड ट्रीट करो तो एल्कीन बनता है, ध्यान रखो, क्योंकि एसिड यहाँ लिया गया है और ये अल्कोहल है, तो ये वो रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन भी करा देगा, इस साथ एल्कीन भी बना देगा। समझ गए ना? यहाँ से H यहाँ से हटेगा, एल्कीन भी बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन के संग कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ कहेंगे सर अगर हमारा एम हो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना तो हम क्लेमेशन रिडक्शन नहीं लेंगे, फिर क्या करेंगे सर? यहाँ पे अगर वो कराओगे ना, वुल्फ क्रिस्टियन NH2 इन बेस, हाइड्रोजन इन बेस, तो बेटर होगा। ये बेस लिया है और यहाँ पे ये ग्रुप तो एसिड सेंसिटिव है, तो ये एसिड बचा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा। ये देखिए, ये ग्रुप बचा रहेगा और यहाँ पे केवल ये रिड्यूस होगा। दोनों का डिफरेंस देख लो, ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि OH जो होता है वो हमने साइड में लिखा हुआ है कि OH ग्रुप जो है वो एसिड की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा एसिड की मौजूदगी में। तो जब OH होता, OH एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, पता होगा तो एसिडिक मीडियम नहीं लेना है, फिर ये प्रेफर करेंगे सेकंड रास्ता, ठीक है? इसके बाद एक छोटी सी बात और, वजह शुरू के 20-25 क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, MS चौहान। यस सर। हाँ, अच्छा देखिए, दूसरी चीज, एक चीज आप और जानते हैं क्या? आप ये जानते हैं कि ये आप जानते हैं मान लो ये Cl है और ये आप जानते हैं Cl है, फ्लोरीन है, और अगर हमने यहाँ पे बेस ले लिया, बेस जैसे NaNH2 ले लिया, तो ये तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, E2 फॉलो करेगा, और हमको पता है कि ये जो है E2 फॉलो करेगा तो रीअरेंजमेंट का मौका नहीं देगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो होता है क्या है, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप होता है, बेस सेंसिटिव ग्रुप। जैसे अल्कोहल एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, वैसे हाइड्रोजन बेस सेंसिटिव ग्रुप है,
डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन करा देगा, राइट। तो कहते हैं ठीक है, ये समझ गए। अब हम अगले क्वेश्चन को दे रहे हैं, इसमें बताइए क्या होगा। सी क्वेश्चन ये रहा, हम सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कराना चाहते हैं और इसके अंदर ये ग्रुप मौजूद है, ऐसा। ये कहते हैं इसमें कौन सा रिकमेंडेड है, वुल्फ क्रिस्टियन रिकमेंडेड है कि क्लेमेंशन। सोच के बताइए। तो हम कहेंगे सर क्लेमेंशन में ZnHg NaCl एसिडिक मीडियम होता है और इसमें NH2 इन बेस ये बेसिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम है, यहाँ कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है, तो एक बार यही रिड्यूस होगा। पहले वाले का आंसर ये होगा, ये देखो। यहाँ 2H आ गए, जबकि यहाँ पे बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ये इसको रिड्यूस करेगा करेगा, साथ में यहाँ भी डबल बॉन्ड ले आएगा ऊपर जैसा। तो यहाँ का आंसर ये होगा। यहाँ दोनों H आ गए, ये तो होगा ही जो ऊपर हुआ था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन भी हो गया, देख लीजिए। तो इसको समझे बच्चों। तो इस वाले में क्या है ना, यहाँ पे हम चाहते सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो, तो ये हम ये वाले रिकमेंड करेंगे, ये रिकमेंड नहीं करेंगे, नॉट रिकमेंडेड। अगर ये कराएंगे तो दोनों ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे। हमारा इंटरेस्ट एक में है तो ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर वाला पाथ फॉलो करेंगे, ठीक है। रिकमेंडेड पहले वाला है, इसमें ये डिनाइड नहीं है, रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है। इसमें ये रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पे OH सेफ रहता है, इसमें ये रिकमेंडेड है क्योंकि यहाँ पे Cl सेफ रहता है, ठीक है। एक और इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हमने यहाँ पे ZnHg NaCl ले लिया तो क्या बनेगा। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इन बेस ले लिया, NH2 इन बेस, तो क्या होगा। अगर हमने यहाँ पे मोजिंगो करा दिया, मोजिंगो होता है, मोजिंगो लिख देते, मोजिंगो नाम लिखा था, नाम नहीं लिखा, देखिए ये क्लेमेंशन है, लिखा लिखा मोजिंगो लिखा, मोजिंगो रिडक्शन। तो क्या होगा, तो मुझे लगता है ये सब इसको तो इस तीन के तीनों इसको तो रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, इसको इस सब में रिड्यूस होगा, एल्केन बनेगा। लेकिन इसमें ये एसिड सेंसिटिव है, तो ये OH यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड लाएगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है। इधर भी ला सकता है, इधर दोनों साइड ला सकता है, दो पॉसिबिलिटी, डिहाइड्रोलाइजेशन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर ये क्या है, बेस। बेस। तो इसमें क्या होगा, बेस सेंसिटिव, ये तो रिड्यूस होगा, साथ ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा लाइक दिस, ऐसा। और इसमें कोई मीडियम नहीं होता, तो ये दोनों सेफ रहेंगे, सिर्फ ये रिड्यूस होगा। तो आखिरी वाला में ही यहाँ पे मेरे को मोजिंगो ही यहाँ पे रिकमेंडेड है, ये देखिए यहाँ मोजिंगो ही रिकमेंडेड है, क्योंकि मोजिंगो में ना तो ये रिएक्ट करेगा और ना ही ये रिएक्ट करेगा, सिर्फ ये रिएक्ट करेगा मोजिंगो में। इसमें मोजिंगो रिकमेंडेड है, बाकी दोनों रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है, कारण आपको खुद बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये रिवाइज करा दिया मैंने, देख लीजिए एक बार, इस पे क्वेश्चंस होंगे। यस सर। सर इसमें ये क्यों रिकमेंडेड होगा सर, अगर मान लीजिए स्ट्रेन वाइज अगर देखेंगे तो वहां से हट रहा है तो उसके लिए तो अच्छा ही ना हो रहा है सर इनके लिए। बेटा रिंग 6 मेंबर रिंग है, इसमें कहाँ स्ट्रेन है। स्ट्रेन तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में होता ना। नोट करो फटाफट, फिर हम बात करें आगे की। और लेफ्ट में दिखाइएगा। क्या बेटा, लेफ्ट में क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा पूरा, है ना।
कुछ पुराना रिकॉल हुआ बच्चों, अच्छा लगा? क्वेश्चन जरूर करिएगा इस पे। लास्ट में 5 बॉन्ड तो ऊपर आएगा ना वो? E2 है बेटा, E2। जैसे यहाँ कोई रिएरेंजमेंट नहीं होगा, यहीं जस्ट जहाँ Cl है वहीं डबल बॉन्ड आएगा। सर वो जहाँ Cl है वहीं डबल बॉन्ड आएगा। सर वो डी ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका बात करें, जो ऑक्सीजन के साथ वो रेजोनेंस में रहेगा। बेटा ये इवन मैकेनिज्म है। पहले इसको हटाओगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कितने डिग्री है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। फिर रीअरेंज करोगे, यहाँ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। क्योंकि पहले 2 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंज करोगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, फिर जाके अल्फा एच हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर आएगा या इधर आएगा, दोनों सेम प्रोडक्ट होंगे। मतलब डबल बॉन्ड इस कंडीशन में होगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू की जाए। यस सर। चलो, पुरानी बात देखो, इस पे क्वेश्चन ये सब लोग समझ लो अच्छे, जो भी समझाया, क्योंकि इस पे पहले भी क्वेश्चन दिए होंगे। इसके आंसर्स लिख दिए जाए क्या? नो सर, हो जाएगा। देखो एक बार फटाफट फटाफट लिख देते हैं। ये तो रिड्यूस होगा, इसमें ये भी रिड्यूस होगा, और क्योंकि इवन मैकेनिज्म है डबल बॉन्ड यहाँ आएगा ये, और दोनों एच ये रिड्यूस होकर ऐसे आएंगे, डिहाइड्रोजनेशन भी हो जाएगा। एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिएक्ट करेगा। फिर यहाँ देखो, इसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप ये है कौन? Cl। इसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप रिएक्ट करेगा ऐसे कुछ। इसका प्रोडक्ट रेड कलर में बना देते हैं ऐसा। ये रहा, यहाँ ये OH तो बचा रहेगा, OH तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप था। हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ पे दोनों H लग जाएंगे, एक H इधर, ये रिड्यूस होगा। ये आंसर होगा उसका, ठीक है। चलिए, पिछली बार बच्चों आपके क्लास में जहाँ पे थे वहीं रुके हुए हैं, क्योंकि पिछली बार जब क्लास थी दूसरे बैच की, तो उसमें नेटवर्क पानी बरस रहा था, नेटवर्क का बहुत भयानक इशू आ गया था। आई थिंक सारे बैच में आ रहा था वो नेटवर्क का इशू रहा होगा। हम लोगों को इशू नहीं था उसमें, नहीं आपकी तरफ से। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इशू था, इसलिए क्लास हुई नहीं। 15-20 मिनट आधे घंटे क्लास होकर छोड़ दी थी, तो वहां पे कोई खास बात नहीं हुई, इसलिए हम जहां आपके यहाँ स्टॉप किए तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए वापस, कैमरा पीछे कर रहे हैं। कैमरा मूव करना भी प्रॉब्लम रहता है, इसका फोकस बार बार चेंज होता है तो ब्लर हो जाता है। देखो दर बच्चों, सबसे पहली बात ये, जब आपकी क्लास एंड हुई थी, अपनी क्लास के आखिरी में एक बार रिवाइज करिए। हम लोगों ने बात की थी कैनिजारो रिएक्शन की, और कैनिजारो में क्या होता है? कैनिजारो रिएक्शन में आधे मॉलिक्यूल ऑक्साइड होते हैं, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं। क्या होता है? आधे मॉलिक्यूल ऑक्साइड होते हैं, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होते हैं। ये होती है कैनिजारो रिएक्शन, राइट। तो कौन देता है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं इनके सल्फा H नहीं है। तो हम लोग चलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, जो बता चुके हैं, हल्का सा 5-2 मिनट रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम B2 रिएक्शन पढ़ रहे थे, कैनिजारो रिएक्शन। C2 था। C2 हो गया, हाँ चलो C2 कैनिजारो रिएक्शन। और एक्चुअली इस कैटेगरी C पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आता ही है कैनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आप कोई ऐसा एल्डिहाइड लो जो विदाउट अल्फा H हो,
तो आपने लेना है एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच। देखो ऐसा R कुछ ऐसा होना चाहिए, सॉरी, कोई भी एल्डिहाइड लो विदाउट अल्फा एच, ये ले लो, बेंजल डिहाइड लो, उसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। ये देखिए अल्फा कार्बन पे कोई एच नहीं होना चाहिए, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और इसमें अल्फा कार्बन है तो वहां पे एच नहीं है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, ये लेना है। और इसको आप जो कॉन्सेंट्रेट बेस से ट्रीट करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेना आपको, और हीट करना है साथ में, कॉपीड। तो इसके आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, जैसे इसके आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे तो एक कार्बन का एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होगा, एक कार्बन का एसिड बनेगा ये, लेकिन एसिड जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और एक रिड्यूस होगा, एक कार्बन का अल्कोहल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। ये बेंजल डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन सॉल्ट फॉर्म में चला जाएगा साथ। आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे, तो ये CHO है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ये बन गया, देखिए देख लो बच्चों, आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे। ये रिएक्शन कैसी है? एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, और इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज आधे रिड्यूस होता है। कंडीशन क्या है? फिर देख लो, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट बेस, कॉन्सेंट्रेट बेस मतलब 50% NaOH, लिखा था पिछली क्लास में, ये पार्ट लिखा चुके हैं, पिछली लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, पिछली बार लिखाया था हमने, है ना। ये क्या होती रिएक्शंस के बारे में भी लिखा है। हाँ, हमें लगता है इसमें से नोट नंबर 1 से स्टार्ट करना। देखिए कहाँ एंड किया था पिछली क्लास में, नोट नंबर 1 शायद इसके बारे में बात करनी थी। रिएक्शन बता दिए थे, मैकेनिज्म से, मैकेनिज्म शुरू करना था ना, रिएक्शन बता दी थी ना। यस सर। हाँ चलो इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं, ये होती कैसे। तो मैकेनिज्म लिखिए, नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 या 2 जो भी है नेक्स्ट नोट, उसमें मैकेनिज्म लिखिए। देखो मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले ये दो मॉलिक्यूल हैं फॉर्मल्डिहाइड के, एक मॉलिक्यूल ये रहा, और इसमें कोई नो अल्फा एच, अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच ना होना ही इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा एच होगा तो फिर वो एसिडिक एच निकलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों अल्फा एच नहीं है इसके पास। अब क्या करते हैं, जब OH माइनस लेंगे हम, ये OH माइनस यहाँ पे बेस लेंगे, बेस ये है OH माइनस, तो ये बेस का काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करे। क्यों? अरे इसके पास अल्फा एच होता तो ये एसिड जैसा काम करता, बट यहाँ अल्फा एच नहीं है, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा तो यहाँ अटैक कर देगा ऐसे, एज न्यूक्लियोफाइल। बेस भले ही है लेकिन ये काम न्यूक्लियोफाइल करेगा। ये बन गया, यहाँ अटैक करेगा कुछ ऐसा बनाएगा। ये OH यहाँ जोड़ दिया हमने, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, है ना। देख लो ये इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट। ये स्टेप रिवर्सिबल है। फिर से लिखते हैं इसको, सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी। चलो ऐसे लिखो, रिवर्सिबल स्टेप्स आ रहे। ये हो गया। अब यहाँ सेकेंड मॉलिक्यूल पिक्चर में आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल, ये इंटरमीडिएट को IN लिख दो, IN स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट, IN स्टैंड्स फॉर इंटरमीडिएट, कोई नया चीज नहीं है, इंटरमीडिएट को शॉर्ट में IN लिखा हुआ है ना। फिर क्या है, अब सेकेंड मॉलिक्यूल आएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ये रहा, फॉर्मल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे एक टर्म यूज करें, हाइड्राइड ट्रांसफर। इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर H+ आयन होता है, H+ होता तो प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते थे, H+ करके जाता था, लेकिन यहाँ H+ नहीं H- करके जाता है। हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट कब बोलते, जो विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता तो हाइड्राइड शिफ्ट है। लेकिन यहाँ पे यहाँ से H- निकल के यहाँ जाएगा तो हाइड्राइड ट्रांसफर बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, हाइड्राइड ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जा रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा था। तो यहाँ से ये अटैक करेगा H-, और ये H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H- के फॉर्म में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये होगा, सेकंड में ये होगा, और थर्ड में ये इधर ओपन होगा, थर्ड में ये तीनों काम साथ साथ होंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों काम साथ साथ कराइए, देखिए क्या बनेगा। और ये जो है ना,
ये स्टेप ही इसका आरडीएस है, यही आरडीएस होता है, यही स्लो स्टेप होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। स्टेप कौन सा? हाइड्राइड ट्रांसफर है, हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप है ये बच्चों। ये हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप ही इसका आरडीएस है। तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो ऐसा आ जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड था HO, इस पे H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू गया, H माइनस ये हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू आई, ये ब्लैक वाला H, यहां माइनस हो गया, और यहां देखिए H ये वापस यहाँ अटैक कर दिया, देख लीजिए ऐसा बन गया। ऐसा लग रहा है इसके हटते ही ये बॉन्ड इधर आ गया तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये एसिड हो गया और ये अल्कोहल हो गया एक तरीके से। देखो ना, अल्कोहल है, CH3OH है, बट इसका ये क्योंकि एसिड को सॉल्ट के फॉर्म में रहना है, मीडियम बेसिक है, तो सॉल्ट के फॉर्म, इसका एसिडिक एच निकल के यहाँ चला जाएगा, बाकी ये एसिड सॉल्ट के फॉर्म में हो जाएगा और वो तो जो अल्कोहल है वो तो हो ही जाएगा। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा ऐसा HCOO माइनस, ये O माइनस क्यों? क्योंकि इसका H निकल के चला गया, इसका H यहाँ जुड़ जाएगा तो ये CH3OH जुड़ जाएगा, CH और ये O था, O के संग एक H निकल के आ गया तो ये अल्कोहल बन गया। देख लीजिए अल्कोहल हो गया और मैकेनिज्म बना लीजिए इसकी, फिर इसके बारे में बाकी बात करते हैं। सर आपका जो दूसरा वाला लिंक है ना, उस पर थोड़ा वीडियो साफ है। क्या बोल रहे हो? इसमें वीडियो ब्लर आ रहा है सर, जो दूसरा वाला लिंक है ना आपका, उसमें वीडियो साफ आता है। ब्लर आ रहा है तो आगे कर देते हैं ना, ये लो, कुछ फायदा हुआ? यस सर। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, नोट नंबर 1 तो पूरा हो गया, इसमें बताना था जो काम हो गया मेरा। अभी मुझे आपको बताना है इसके बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती। तो नोट नंबर 2 लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नोट नंबर 2 है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनेजारो रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनेजारो रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे हम लोग, जो सामने दिख रहा है, पहले ध्यान दीजिए। अगर मैं पूछूं
कि जो मैकेनिज्म आपने लिखी है, मैकेनिज्म नोट नंबर 1 में जो मैकेनिज्म लिखी है, इस मैकेनिज्म का हमें आप उसके हिसाब से देखिए बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर बता दीजिए एक बार, वरना मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग एक बार खुद ट्राई कर सर लो 1 मिनट। सेकंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर, आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा और सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा सुधार करिए। आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला, लेकिन जब ऑर्डर बताते हैं तो उस रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, ये भी आपको याद होगा। रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब थोड़ा सुधार करिए, आपने अपने साथ सही बोला बट गलती है थोड़ी सी। देखो मैं बताता हूं। फर्स्ट ऑर्डर नहीं रिएक्शन बेटा देखो, इन्होंने सही बोला, मैंने बोला, इस बच्चे ने जिसने बोला सही बोला, लेकिन थोड़ा सा गलती है। क्या गलती देखिए जरा। रेट लॉ स्लो स्टेप ये है, इसी को देख के रेट लॉ लिखा है इसमें, और इस स्टेप में 2 रिएक्टेंट हैं, एक ये और एक ये, 2 रिएक्टेंट हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर और इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका रेट लॉ जब लिखा जाएगा तो रेट लॉ कुछ ऐसे लिखा जाए, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। बेटा माइक्रोफोन ऑफ कर लें, जब आप बच्चे अपने घर में है ना, आवाज आती रहती है कोई ना कोई। देखिए नोट नंबर 2 लिख रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है रेट लॉ। रेट हमने लिखा है इसको, तो रेट लॉ लिखोगे तो यहाँ एक ये आएगा और एक ये पिक्चर में, इसको हम शॉर्ट में आईएन लिखेंगे। इसका इंटरमीडिएट आईएन आ गया, ये आईएन का पावर 1 और ये फॉर्मल्डिहाइड का पावर 1, HCHO का पावर 1, ऐसा। तो बच्चों इसको देख के लगता है सेकंड ऑर्डर है, जैसा अभी बताया, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट आ गया और हमारा कंसर्न एक ही है। शुरू से बताया मैंने कि कभी भी रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, रेट लॉ में इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि अभी हम ऑर्डर नहीं बता सकते, इस आईएन को हटाना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। और इस आईएन को हटाने के लिए पहला स्टेप देखिए रिवर्सिबल है, यहां से इसका केसी लिखिए फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप यहां है, इसका केसी लिखोगे, इसका केसी हो जाएगा इंटरमीडिएट अपॉन दिस इंटू दिस, इंटरमीडिएट आईएन डिवाइडेड बाई ये फॉर्मल्डिहाइड और OH माइनस, HCHO का पावर 1 और OH माइनस का पावर 1। ये देखिए बच्चों, यहां से आईएन निकाल के यहां रखो तो आपको अपने आप दिखेगा रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है, देख लो। अब रख के देखो, ये आईएन निकालो यहां से, आईएन इधर रख दो, ठीक है। तो मैकेनिज्म यहां से हटानी पड़ेगी, मैं ऑन स्क्रीन आपसे शेयर कर दूंगा। मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ऑन स्क्रीन शेयर करूंगा। मैं 1 मिनट, फोटो तो मैंने खींच लिया ना, हाँ फोटो खींच लिया मैंने। तो बच्चों देखो जरा, एक्चुअली मैकेनिज्म की जरूरत हमको फिर पड़ेगी, इसलिए हटाने का मन नहीं कर रहा था, बट चलो ठीक है। तो रिएक्शन जो है ना सेकेंड ऑर्डर दिख रही है, लेकिन अभी आप देखना इसको रिप्लेस करोगे थर्ड ऑर्डर निकलेगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकलेगी। यहां से आईएन निकालो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आईएन आ जाएगा Kc इंटू HCHO इंटू OH माइनस। बच्चों ये आईएन की वैल्यू उठा करके यहां से कहां रख दो, इसमें रख दो, तो आप देखोगे R इक्वल टू आ जाएगा K, इन प्लेस ऑफ आईएन रखना है Kc, फॉर्मल्डिहाइड OH माइनस, और इस पे एक और फॉर्मल्डिहाइड जैसे HCHO।
बच्चों फॉर्मेलिटी इसके लिए इसके 1 पावर 2 हो गई, तो इसको मिला के नया आवाज कांस्टेंट। क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। तो आवाज बहुत अजीब आ रहा है। आवाज अजीब आ रहा है। ठीक है सर। नहीं रुको, सही करते हैं ना, आवाज सही किया जाएगा। अभी आवाज ठीक आ गया? यस सर। जैसे ही खराब हो आवाज तुरंत बताना, वहां से हम देख के थोड़ा स्विच करेंगे, सही हो जाएगा। इनको मिला के एक कांस्टेंट के आ गया, तो r इक्वल टू एक k डैश, इसको k डैश रख रहे हैं, k डैश एक नया कांस्टेंट k डैश। ये फॉर्मल्डिहाइड का पावर 2 आ गया, HCHO का पावर 2, और यहाँ पे OH माइनस का इनका पावर 1। अब देखो बच्चों, मुझे लगता है ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, 2 + 1 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर, दिख रहा है ये। लेकिन ध्यान रखना, थर्ड ऑर्डर तो है, अभी थर्ड ऑर्डर है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन ये बहुत ज्यादा हो जाती है, ये रिएक्शन जनरली थर्ड ऑर्डर होती है, लेकिन अगर बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दें, 80 से 90% कर दें, जब अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ भी पावर 2 हो जाती है। अगर यहाँ पावर 2 हो गई तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ये तो भी लिख लो, रेट लॉ लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, लेकिन क्या बोलेंगे, इस रेट लॉ से देख रहे हैं, जनरली इसका ऑर्डर 3 होता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस बहुत ज्यादा है, 90% के आसपास होती है, तो यहाँ भी पावर 2 हो जाता है, इसका ऑर्डर 2 + 2 4 हो जाएगा। अभी क्या है? 1 + 2 3 है, लेकिन अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑर्डर 4 हो सकता है। वो हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। तो पहले पॉइंट में रेट लॉ लिखा, रेट लॉ तक पहुंच गए। दूसरा पॉइंट लिखिए इसका, सेकेंड पॉइंट लिखिए, ऑल्दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, although order of reaction is 3, but although order of reaction is 3, but at high concentration of base, at high concentration of base, but high concentration of base ब्रैकेट में अप्रॉक्स 90%, ब्रैकेट में अप्रॉक्स 90%, ब्रैकेट क्लोज, अप्रॉक्स 90% वेट बाय वेट, अप्रॉक्स 90% लिखिए, 90% वेट बाय वेट, ठीक है। ये ब्रैकेट में रहेगा, अप्रॉक्स 90% वेट बाय वेट, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज, order of reaction will be 4, order of reaction will be 4। ठीक है बच्चों, समझ गए? इस मतलब कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट आपने क्या देखा? कैरेक्टरिस्टिक का पहला पॉइंट देखा रेट लॉ, ओके। और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा? दूसरा पॉइंट रेट लॉ से आ गया, कैसे लिखना वो देखा। और दूसरा पॉइंट आपने देखा, ऑर्डर तो 3 है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस हाई होने पे 4 तक हो सकता है। जनरली 3 है, क्वेश्चन पूछे कितना ऑर्डर क्या है? 3, लेकिन 4 हो सकता है अगर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए तो, राइट। ये बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए थर्ड पॉइंट। बच्चों इसका आपने मैकेनिज्म देखा होगा, क्या मैकेनिज्म है? अभी अभी लिखा है अपने कॉपी में, मैं भी इसका स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं ताकि हम चीजें जो बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए आपको। स्क्रीन शेयर ये रहा।
ये रहा, देखिए अभी मैकेनिज्म आपको ये बताई मैंने, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म आपने ये देखी, ठीक है। इस मैकेनिज्म में एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, आरडीएस जो है उसमें H- आयन ट्रांसफर हो रहा है। जो भी इसका आरडीएस है, मुझे ध्यान देना, जो भी आरडीएस है उसमें H- आयन ट्रांसफर हो रहा है। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर आरडीएस में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम ले लें, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो मैकेनिज्म अभी आपने पढ़ी है इसमें क्या है, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड ये वाला, ये जो यहां से ट्रांसफर हो ना, ये देखिए इसका यही आरडीएस है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, अगर यहाँ ड्यूटेरियम आ जाए तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ट्रिटियम हो जाए तो कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड तोड़ना और मुश्किल होगा। इसका मतलब आइसोटोप, हाँ आइसोटोप बदलने पे रेट पे फर्क पड़ेगा ना, इसमें आइसोटोप बदलने पे रेट पे फर्क पड़ेगा। अगर H की जगह D आ गया तो रेट कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब आइसोटोप बदलने पे रेट पे फर्क पड़ेगा नहीं। क्या फॉलो करता है? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, KIE को फॉलो करेगा, राइट। यही लिखना अगले पॉइंट में हमको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, और जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिए, इट फॉलोज KIE, इट फॉलोज KIE, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। CH बॉन्ड जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड जो है की बॉन्ड एनर्जी कम है, CD बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, CT बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है तो इजी टू रिएक्ट, ये सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा CH बॉन्ड। आइसोटोप बदलने पर रेट बदलेगा, बट CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण वो फास्ट रिएक्ट करेगा, राइट। तो जो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे वो यही था कि मैकेनिज्म देख करके समझिए कि हाइड्राइड ट्रांसफर जो है वही आरडीएस होता है जो मैंने मैकेनिज्म में अभी आपके साथ शेयर किया। हाइड्राइड ट्रांसफर ही आरडीएस है। ठीक है, रेट, ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, थर्ड है, फोर्थ तक हो सकता है, फॉलो KIE फॉलो होता है, ठीक है। और ध्यान रखना बच्चों, हाइड्राइड ट्रांसफर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो चौथा पॉइंट एक और लिख लीजिए। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखिए, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन, लिखो पहले फिर समझाते हैं। मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन better will be the hydride donor, hydride donor, more the stable carbocation better will be the hydride donor. Better will be the hydride donor, hydride donor. देखो बच्चों, कहते हैं हाइड्राइड डोनर कौन बेटर होगा, ये बेटर हाइड्राइड डोनर होगा या बेटर हाइड्राइड डोनर होगा। तो कहते देखो ना, हाइड्राइड डोनर मतलब वही, अभी आपने हाइड्राइड डोनर का मतलब ये है जो अभी स्क्रीन पे देखा था, मैं फिर से एक बार शेयर करता हूं। हाइड्राइड डोनर का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये देखिए, ये वाला, ये यहां से H- आयन निकल रहा है तो यही हाइड्राइड डोनर होता है। ये हाइड्राइड डोनेट कर रहा है, ये हाइड्राइड डोनर। तो H- जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ना, देखो ये, अगर H- निकल जाएगा यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ना, ये कार्बोकैटायन दिख रही है, ये वाला कार्बोकैटायन। तो बच्चों जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, आई रिपीट, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना बेटर हाइड्राइड डोनर माना जाएगा। ये मैंने लिखा है कि मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन बेटर विद द हाइड्राइड डोनर। H- आयन निकलने का जो कार्बोकैटायन बनता है, जितना स्टेबल होगा उतना बेटर उसको हाइड्राइड डोनर माना जाएगा। मैंने सामने दो केस लिखे हैं बोर्ड पे, दोनों केस में देखिए कौन स्टेबल कार्बोकैटायन है। जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वही बेटर हाइड्राइड डोनर होगा। मुझे लग रहा है ये स्टेबल कार्बोकैटायन, देख लो जरा, स्टेबल
कार्बोकैटायन, तो बेटर हाइड्राइड डोनर, बेटर हाइड्राइड डोनर। ये देखो क्यों कार्बोकैटायन स्टेबल है, देख लो ना, इसके प्लस चार्ज को ये अपने रेजोनेंस से कम करेगा, प्लस एम से कम करेगा, प्लस एम इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, चार्ज घटाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, चार्ज बढ़ाएगा। यहाँ चार्ज कम है, ज्यादा स्टेबल है, जो बेटर हाइड्राइड डोनर है, तो ये वाला बेटर हाइड्राइड डोनर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन बेटर हाइड्राइड डोनर होता है। हाइड्राइड को डोनेट करने के बाद कार्बोकैटायन बनता है, जो कार्बोकैटायन बनता है जितना स्टेबल होगा उतना वो बेटर हाइड्राइड डोनर माना जाएगा। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस लिखिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक ही चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा एक चीज और, कैरेक्टरिस्टिक्स मैं शुरू में लिखा चुका हूं, आज फिर एक दोबारा बता देता हूं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। कि यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। बेस स्ट्रांग होना चाहिए, 50% एनएओएच। एल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं, बेस स्ट्रांग और हीट करना है। ये 3 कंडीशंस हैं जो पहले लिखाई जा चुकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना है तो भी चलेगा ना, कई बार बता चुके। चलिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। सॉरी, इसका फोटो नहीं खींचा यार। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग। मैं फोटो खींचना एक मिनट। बच्चों मैकेनिज्म समझोगे ना तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन जो है मैकेनिज्म पे बेस्ड है। फिर वो जो केस लिया उसका एक बार रीजन फिर से बता दीजिए। चौथा वाला हाँ सर। बेटा, उसमें सिंपली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, बेटर हाइड्राइड डोनर, मैंने स्क्रीन शेयर किया था उसके लिए, फिर से एक बार कर देता हूं। देखिए ये लिखा ही हुआ है यहाँ मेरे पास, ये मैकेनिज्म जो सुबह बताई थी। इसमें हाइड्राइड को डोनेट करने के बाद क्या होता है, देखिए ये हाइड्राइड जब निकल जाएगा यहां से, ठीक है सर, हाँ, ये यहां से हाइड्राइड निकल जाएगा ऐसे, H- निकल जाएगा। जब H- निकल जाएगा यहाँ प्लस बचेगा ना ये, तो ये हाइड्राइड निकलने का यहाँ प्लस चार्ज आ रहा है। जितना स्टेबल ये कार्बोकैटायन होगा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना जो है ये बेटर हाइड्राइड डोनर माना जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल, फिर एक बार देख लीजिए, ये जो हाइड्राइड यहां से जा रहा है ना, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए हाइड्राइड यहां से जा रही है, हाइड्राइड जा रहा है यहां से, है ना, H- जा रहा है, ये हाइड्राइड निकल जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा। जितना हाइड्राइड निकलने का जो प्लस चार्ज आके कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वाला कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ये हाइड्राइड डोनर अच्छा माना जाएगा। ये मैंने आखिरी वाला पॉइंट बताया कि मोर द स्टेबल कार्बोकैटायन बेटर विल बी द हाइड्राइड डोनर। ठीक है, क्लियर है वाला कभी? ए बार, हाँ चलो आओ स्क्रीन पे आओ। अब क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, बताइए जरा। देखिए क्वेश्चन है ये पहला, HC ये D ले लिया, ड्यूटेरियम ले लिया, कहते हैं ठीक है OH- के संग हीट कर रहे हैं, बताइए क्या बनेगा। तो इसके पास अल्फा H नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, हीट किया, तो ये तो हम समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या है, ये हमारी जो रिएक्शन अभी बताई है वही रिएक्शन है, दैट इज त्रिशंकु रिएक्शन। सॉरी कौन सी रिएक्शन बताई, कैंजारो रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट सोचो, फिर दूसरा मैं लिख रहा हूं इसका DCOT, यहां पे फिर OH- हम के संग हीट कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट सोचो।
तो बच्चों देखो ध्यान दो, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप कहोगे देखो ये जो ना ये H मैकेनिज्म सोचोगे तो ही कर पाओगे। पहले ये OH माइनस आयन यहां अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, ऐसा बनेगा HCO माइनस D, और यहां पे ये OH अटैच कर गया, OH है ना। अब सेकेंड मॉलिक्यूल पिक्चर में आता है इसका, सेकेंड मॉलिक्यूल, कौन सेकेंड मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल, ये रहा, मैकेनिज्म ऐसी थी ना। अब क्या होगा, यहां से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, देखना बच्चों, ये वापस अटैक करेगा यहाँ पे। अब या तो ये बॉन्ड टूटेगा CH बॉन्ड, या फिर ये CD बॉन्ड या CH बॉन्ड। तो अभी आपको बताया कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, ये फास्ट रिएक्ट करता है, तो ये CH बॉन्ड टूटना चाहेगा, यहाँ से H माइनस जाके ये अटैक करेगा H माइनस यहाँ पे, और डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए COD, यहाँ पे OH था और यहाँ बॉन्ड वापस आ गया, ये तो एसिड हो गया। और साथ में जो दूसरा मॉलिक्यूल था ये वाला, ये HCD, सॉरी HCD है ये, D, हाँ HCD, यही ना मॉलिक्यूल था, HCD लिख लिया, ये O माइनस था, इस पे जाकर के ये H अटैक करेगा, ये वाला ये H यहाँ से आ जाकर अटैक, ये H जो है ना, ये H जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला है ना, और यहाँ माइनस चार्ज आएगा, देख लीजिए। इसका मतलब जो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल में कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 ड्यूटेरियम होगा, और जो एसिड बनेगा उसमें इस कार्बन पे ड्यूटेरियम होगा। और ऑक्सीजन आप जान ही रहे होंगे, इसका ये H निकल करके यहाँ से यहाँ माइनस रहेगा, ये H यहाँ पहुंच जाएगा। तो एसिड क्या होगा, DCOO। DCOO की पूरी मैकेनिज्म समझोगे तभी आंसर दे पाओगे। पूरी मैकेनिज्म देखिए, पहले क्या था, इसने अटैक किया, अब ये क्या है, या तो CD बॉन्ड टूटेगा या CH बॉन्ड, लेकिन CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, ये तुरंत टूट करके यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे H नहीं रहेगा, खाली D रहेगा कार्बन के संग, ये D है बन गया, और इसका H निकल के यहाँ चला गया, तो यहाँ पे एक H एक D था, एक H और आ गया, 2H हो गया, 2H और 1D, अल्कोहल में 2H और 1D हो गया। देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन मैंने समझाया पहला, दूसरा आप खुद करिए, दूसरा खुद करिए, उसका प्रोडक्ट सोचिए, उसी तरीके से प्रोडक्ट सोचिए जैसे मैंने इधर नीचे वाला प्रोडक्ट बताया ए का। बच्चों सोचा इसका आंसर 2 का? यस सर, एसिड बनेगा TCOO माइनस और अल्कोहल में 2D होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो एसिड बनेगा, मतलब एसिड ऐसा बनेगा, ये T रहेगा, CO और यहाँ माइनस, और इसका D निकल के चला जाएगा अल्कोहल पे, तो जो अल्कोहल बचेगा, अल्कोहल पहले SLD, पहले ये एल्डिहाइड था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहां से CD बॉन्ड नहीं, CT ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CD टूटेगा, D यहां चला जाएगा, ये ओरिजिनल रहेगा, और इस पे हाइड्राइड ट्रांसफर में कौन आएगा, यहाँ पे D आएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर से D आएगा, यहाँ D, ये बॉन्ड ओपन होगा, और बाद में H जोड़ देना। देख लो यही आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। TCOO ये एसिड हो गया, और T पूरी ऊपर वाली मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे तो काम कर पाओगे, मैकेनिज्म से चलो बच्चों अपने आप हो जाएगा, ठीक है सर OD ना, हाँ सर OD होगा ना। D क्यों होगा, अल्कोहल का H आएगा ना, तो क्या ट्रांसफर होता है, ये OH अटैक किया तो ये OH का ही नहीं OH का ही H नहीं यहाँ ट्रांसफर होता है, तो OH यहाँ भी अटैक कर रहा है, इसी का H निकल के यहाँ से आ जाएगा, OH ही होगा।
ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे लिखें। नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर नेक्स्ट, इसको फोटो खींच के हटाते हैं। समझ रहे क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर 3 होता है कैनेजारो रिएक्शन का, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनेजारो रिएक्शन। नोट नंबर 3 लिखिए बच्चे। नोट नंबर 3 लिखें, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। ध्यान रखो, जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं, अगर हमने दो डिफरेंट एल्डिहाइड का मिक्सचर ले लिया तो उस मिक्सचर में हर एक एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है। लेकिन इफ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, if a mixture of two different aldehydes is taken, if mixture of two different aldehydes is taken, then Cannizzaro reaction is known as cross Cannizzaro reaction. देखो 50% NaOH ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, हीट कर दिया। मुझे लग रहा है ये एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है। ये भी एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन पे कोई H नहीं है। दोनों एल्डिहाइड हैं विदाउट अल्फा H। एक ही एल्डिहाइड होता तो ये आधे मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीडाइज होते, आधे इसके रिड्यूस होते। अब क्या है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, कोई बात नहीं। इसके आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, इसके आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे। ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहला वाला ऐसा हो जाएगा, देखिए ये बेंजल्डिहाइड जो होगा ना, बेंजल्डिहाइड अपना ऑक्सीडाइज होगा COO माइनस और अपना ही रिड्यूस होगा ऐसा। ये बेंजल्डिहाइड का अपना कैनेजारो प्रोडक्ट, ठीक है। फिर देखिए जो दूसरा एल्डिहाइड है 5 मेंबर रिंग वाला, उसका अपना ये इसको बोलते हैं क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन, जहां दो डिफरेंट एल्डिहाइड का मिक्सचर ले लिया, ईच एंड एवरी एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, पॉसिबिलिटी इक्वल है। ये भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, ब्लू वाली पॉसिबिलिटी, ये भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, ब्लैक वाली पॉसिबिलिटी। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ऐसी रिएक्शन को क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन। अच्छा, क्रॉस कैनेजारो आप समझ गए? हाँ जी बोलिए सर। इसमें दोनों का यूज करके प्रोडक्ट नहीं बन सकता? नहीं, आपस में इंट्रामोलिकुलर अटैक फास्ट होता है, इंट्रामोलिकुलर, समझे ना। तो क्या करेगा, ये पहले अपने ऐसे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा और उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर जो RDS वो इंट्रामोलिकुलर अंदर हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, अगर आप बोलो कि दोनों का यूज करके करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सोचो ना, क्या फर्क पड़ेगा। इसकी इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसकी इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो दोनों को हमने इंडिविजुअल ऑक्सीडाइज रिड्यूस किया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, जो आपने पूछा वो एक जगह काम आता। अगर आउट ऑफ दीज टू एल्डिहाइड कोई एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कोई भी एक सिर्फ एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो क्यों फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, वो रिड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ प्रोडक्ट है 1 2 3 4, टोटल 4 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आउट ऑफ दीज टू एल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, उसको रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दूसरा लिखिए,
exception. Part B exception लिखिए. If out of two aldehyde one is formaldehyde, if out of two aldehyde one is formaldehyde, then it will always oxidize. Then it will always oxidize in preference to other. सर एक बार रिपीट करिएगा. If out of two aldehyde one is formaldehyde, then it will always oxidize. Then it will always oxidize in preference to other. मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा. अब अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसको मजबूरी में रिड्यूस ही होना पड़ेगा. तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए, जनरली क्या होता है, इक्वल पॉसिबिलिटी है इसकी भी और इसकी भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की 4 प्रोडक्ट, लेकिन एक फॉर्मल्डिहाइड होता है तो फॉर्मल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, तो इसके ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा. इसके सामने और दूसरे लेवल रिड्यूस होना पड़ेगा. नंबर ऑफ प्रोडक्ट अब 4 नहीं रहेंगे. अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 नहीं रहेंगे क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड आ गया. फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है दूसरे के सामने. अकेला फॉर्मल्डिहाइड होता कुछ भी होता है, लेकिन दूसरे के साथ होता सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा. तो साथ वाले को मजबूरी में रिड्यूस होना पड़ेगा CH2OH ये, और फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये बनेगा HCOO-. ये देखिए जो आप बोल रहे थे ना, यहाँ पे होता है ओनली 2 प्रोडक्ट. तो क्रॉस कैनेजारो रिएक्शन में कोई भी एल्डिहाइड हो, सबके ऑक्सीडाइज रिड्यूस की पॉसिबिलिटी इक्वल है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4 हैं, लेकिन अगर आउट ऑफ 2 एल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड हो गया तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज होने का मौका नहीं देगा. तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो साथ वाले रिड्यूस होना पड़ेगा. तो देखिए जरा, जब इसके सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, सिर्फ रिड्यूस होगा, ऐसे केस में 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे, कोई तीसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा. क्रॉस कैनेजारो में फॉर्मल्डिहाइड का एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा. आगे लिखिए बच्चों. क्रॉस कैनेजारो में आपको फॉर्मल्डिहाइड का एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है. स्टार लगा लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड का एक्सेप्शन याद रखना है. क्रॉस कैनेजारो में कभी गलती नहीं करनी है. आगे लिखें. हाँ ठीक है, लिखो लिखो. बताइएगा तो उसको क्लियर करेंगे. यस सर, हो गया. देखिए क्रॉस कैनेजारो समझ गए. पार्ट ए अच्छे समझिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और पार्ट बी फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शन. स्टार लगाइए फॉर्मल्डिहाइड पे, ठीक है. बच्चों इसके बाद आता है इंट्रामोलिकुलर. नोट नंबर 4 है शायद. 4 जो नेक्स्ट नोट है 4 है ना, 3 है. नेक्स्ट 4. 4 हाँ. नोट नंबर 4 लिखिए, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन. नोट नंबर 4, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन. देखो इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, हमें क्या चाहिए, हमें 2 एल्डिहाइड चाहिए, एक ये क्रॉस हो गया. 2 एल्डिहाइड चाहिए होते हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल हो तो भी कैनेजारो है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2 एल्डिहाइड में से एल्डिहाइड 1. देखो हमें 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल चाहिए किसमें, कैनेजारो में. अगर दोनों सिमिलर हैं तो कैनेजारो बोलेंगे,
और दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के हैं ऐसे ऐसे तो क्रॉस कैनेजारो बोलेंगे, है ना। और दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है ऐसे, ये देखो ऐसा, ये वाला ऐसा कुछ, ये एल्डिहाइड और ये दूसरा एल्डिहाइड, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन वैसे ही होगी, है ना। जैसे ये था, एक यहाँ पे एक ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ, यहाँ क्या होगा, आउट ऑफ 2 एल्डिहाइड विदाउट अल्फा एच, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। तो इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेट NaOH से ट्रीट कर दें, 50% NaOH से कॉन्सेंट्रेट, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, जैसे कि CO O माइनस ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हो गया इधर वाला CH2 OH बन गई है, हो गया। इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों CHO मौजूद थे, वही ऑक्सीडाइज वही रिड्यूस हुआ, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होती है। इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो जो है वो सेकंड ऑर्डर होती। सर अगर दोनों सिमिलर नहीं होते तो मैं कैसे डिसाइड करती कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस? बेटा दोनों एल्डिहाइड होंगे ना, दोनों एल्डिहाइड होंगे, दोनों सिमिलर नहीं होंगे, फिर तो उस केस में इक्वल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, इक्वल पॉसिबिलिटी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने की है। फिर भी हिंड्रेंस इस पे कम होता, वो मैं बताता हूँ अभी, मैकेनिज्म इसकी डिस्कस करते हैं। ये सेकंड ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर कैसे होती है ये भी बात करते हैं। मैकेनिज्म में आइए बताते हैं आपको, अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए इधर CHO CHO, यहां पे ये OH माइनस आ गया, है ना बच्चों। आउट ऑफ 2 जिसपे हिंड्रेंस कम होगा, इस पे या जिसपे हिंड्रेंस कम होगा उस पे अटैक करेगा। तो फिलहाल दोनों सेम है, तो इस पे यहां अटैक करा दो, यहां अटैक कराइए। लिस्ट जरूर लेना, एट लेस हिंड्रेड पोजीशन। कहां जाएगा, एट लेस हिंडर्ड पोजीशन। जिस बच्चे ने पूछा देखो जरा, एट लेस हिंडर्ड पोजीशन में जाएगा ये। अगर दोनों में सेम होता तो कोई सवाल नहीं, अगर डिफरेंस होता किस पे हिंड्रेंस कम है वहां भेज दो इसको, तो ऐसा बनेगा ये CO माइनस H और यहां पे ये OH अटैक हो गया, ये देखिए। अब बच्चों इंटरनल अटैक होगा, इंटरनल अटैक होगा तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये अटैक करेगा और ये हाइड्राइड शिफ्ट अंदर ही अंदर होगा, ये ऐसे यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आना चाहेगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट यही RDS होता है, यही हाइड्राइड शिफ्ट RDS है, यही RDS होता है, यही स्लो स्टेप है, यही RDS है। ऐसे केस में प्रोडक्ट क्या बनाओगे, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो इधर CO, यहां पर जैसे बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये OH पहले ही आया था, यहाँ पे एक H पहले से था, ये O पहले से था, O माइनस हो जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन होगा ना यहाँ से, और यहाँ पे एक H आ गया ऐसे, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर, एक्चुअली हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। और फिर आप जानते हैं कि इस H की यहाँ जरूरत नहीं है, निकल कर इधर चला जाएगा, इस पे ये H यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट होगा समथिंग दिस। ये देखिए ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देख लीजिए। और इसमें रिएक्शन सेकंड ऑर्डर क्यों है, सेकंड ऑर्डर इसलिए है कि उसका रेट लिखोगे, रेट, ये जो इंटरमीडिएट है इसको IN बोलो, इंटरमीडिएट, यही यही पिक्चर में आ रहा, बस इंटरमीडिएट, और कोई नहीं आ रहा, इसमें कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है। तो रेट लॉ R इक्वल टू K IN का पावर 1 आ रहा है, देख लो। अब ये पहला स्टेप रिवर्सिबल है, इसका KC लिख के जब रिप्लेस करोगे ना इसको, तो ये आ जाएगा K डैश, रिप्लेस करने K डैश, एक बार ये आएगा, एक बार ये आएगा, CHO का पावर 1 और OH माइनस आयन का पावर 1, ऐसे। नेट में सेकंड ऑर्डर आ रहा, लिख लो। नेट में ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर जो है सेकंड। और जिस बच्चे ने पूछा था कि सर अगर दोनों सिमिलर नहीं हुए तो जिसपे हिंड्रेंस कम होगा, जिसपे हिंड्रेंस कम होगा उस पे OH अटैक करेगा, जिसपे OH अटैक करेगा वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख लो। जिसपे हिंड्रेंस कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा वाला रिड्यूस होगा। सर बोलिए
सर इसमें भी अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों ये था नोट नंबर 4, इंट्रामोलिकुलर कैनेजारो रिएक्शन। नोट नंबर 4, कैनेजारो रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, आधे रिड्यूस होंगे ही ना। कैनेजारो है आधे ऑक्सीडाइज आधे रिड्यूस, कैनेजारो खत्म। सर 2 मिनट। ठीक बेटा, लिखो लिखो। सर बोलिए। सर आप जो बोले थे कि मतलब मेंस और एडवांस वाले पेपर का डिस्कशन होगा, कब होगा? अगले हफ्ते से प्लान कर लेते हैं हम लोग इसी हफ्ते से प्लान करने वाले थे। ठीक है, संभव नहीं हो पाया, अगले हफ्ते से प्लान कर लेंगे क्लास में। सॉल्यूशन तो आ रहा है ना आपको दोनों का? तो मेंस का एडवांस का तो सॉल्यूशन आ ही रहा होगा ना, जो एडवांस होता फ्राइडे को। सर पिछले एडवांस का नहीं है। नहीं आया, चलिए डिस्कशन प्लान करते ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। यस सर। हाँ हटा दें बेटा। यस सर। देखिए नोट नंबर 5 लिखिए, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देखिए, फॉलोइंग डू नॉट गिव, फॉलोइंग डू नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन। पहला पार्ट ए था जो आपने लिखा फॉलोइंग डू नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन। इसका फर्स्ट देखो, ये CCl3 क्लोरल, जिसको बोलते क्लोरल। ये देखो बच्चों, ये कुछ लोग बोलेंगे सर इसके पास तो अल्फा एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच नहीं है, इसको तो क्या देना चाहिए? अल्फा कार्बन एच नहीं, इसको तो कैनेजारो देना चाहिए। लेकिन कहते हैं ये कैनेजारो नहीं देगा। क्या देगा? ये देगा हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, समझ गया ना? कैनेजारो नहीं देगा। ये क्लोरल है, CCl3 CHO क्लोरल होता है। याद करिए, ये इंटरमीडिएट जो हेलो फॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म में ये बनता है, मैकेनिज्म के पास नहीं बनता, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में लेके जाएगा, ना कि कैनेजारो। ठीक है। कैनेजारो रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैनेजारो एंड एल्डोल कई बार बोल चुका हूं, अलग से चैप्टर है इन पे। चैप्टर रखा गया तो कुछ तो इनमें बात होगी, चैप्टर रखा गया होगा। आम रिएक्शंस नहीं होंगे, खास रिएक्शंस हैं दोनों, खास। अच्छा दूसरा लिखिए इसी का, पार्ट ए का ही दूसरा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे CHO और यहाँ पे NR2। देखो NR ऐसा
कहते हैं ये कैनेजारो नहीं देता। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा पुश किए, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं कर पाएगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जो न्यूक्लियोफिल को अटैक करना होता है वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन इंक्रीजेस। तो ये जो कंपाउंड है ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट, सॉरी ये कैनेजारो नहीं दे पाएगा। हालांकि इसके अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है, लगेगा ये देगा, लेकिन ये भी नहीं। दो एक्सेप्शन याद रखिए, फॉलोइंग विल नॉट गिव कैनेजारो रिएक्शन, ये भी और ये भी। ये क्लोरल है। अच्छा दूसरा देखिए, following will give alpha H, will give Cannizzaro reaction, although they have alpha H, although they have alpha H। इसको आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये रहा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे CHO लगा दिया। बच्चों ये कैनेजारो देगा, जो कि इसके से अल्फा एच है, देखो ना इसके स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा एच है, इसको कैनेजारो नहीं देना चाहिए, बट ये कैनेजारो देता है। एक्सेप्शन है आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एल्डिहाइड, एक्सेप्शन ये भी। ये तीन एक्सेप्शन हैं। क्लोरल कैनेजारो नहीं, हेलोफॉर्म देगा। ये कंपाउंड कैनेजारो नहीं देगा, क्यों? ये NH2 ने इतनी इलेक्ट्रॉन से बढ़ा दी, इस इलेक्ट्रॉन पुश करके यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इस पे न्यूक्लियोफाइल जो पहला स्टेप होता है कैनेजारो का, OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा। खुद इलेक्ट्रॉन रिच पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए। और दूसरा नीचे लिखा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के पास अल्फा एच है और फिर भी वो अल्फा एच नहीं होता तो कैनेजारो देता, बट ये अल्फा एच होने के बावजूद भी कैनेजारो देता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लिख लीजिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अल्फा एच होने के बावजूद भी कैनेजारो दे रहा है। ठीक है, सर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, आई एम सॉरी एल्डिहाइड लिखा तो एल्डिहाइड ही है, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड है वो। ठीक है, सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? वही जो कैनेजारो बनता है, आधा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, ऐसा 50% मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, 50% मॉलिक्यूल रिड्यूस। एक में जो CHO की जगह CO माइनस हो जाएगा, एक में वहां पे CH2OH हो जाएगा। चलिए नोट नंबर 5, लास्ट नोट इसका कैनेजारो का, नोट नंबर 6 एक्चुअली। देखिए कैनेजारो का नोट नंबर 6, देखिए छठा नोट ये बोलता है कि हमारे पास एक एल्डिहाइड है, देखो समराइज एल्डिहाइड, दो केस होंगे। पहले तो विदाउट अल्फा एच, विदाउट अल्फा एच है और आपने कॉन्सेंट्रेट बेस ले लिया, कॉन्सेंट्रेट बेस लिया और हीट कर दिया तो कैनेजारो दे देगा। लेकिन विद अल्फा एच अगर है तो क्या करेंगे? तो सर विदाउट अल्फा एच कॉन्सेंट्रेट बेस कैनेजारो, लेकिन अल्फा एच है और आपने कॉन्सेंट्रेट बेस ले लिया, ये दो केस हो गए। आपने कॉन्सेंट्रेट बेस ले लिया और हीट किया, दूसरा हो जाएगा आपने डाइल्यूट बेस लिया और हीट किया। बच्चों ध्यान रखना,
बिना अल्फा एच के तो कैनेजारो हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन विद अल्फा एच यहाँ पे बन जाएगा एक ब्राउन रेजिन बन जाएगा, ब्राउन विस्कस रेजिन, ब्राउन विस्कस रेजिन। और ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉलीमराइजेशन हो गया यहाँ पे, पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, पॉलीमराइजेशन हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर अल्फा एच है और डाइल्यूट बेस लिया तो एल्डोल कंडेंसेशन, ये एक आगे की रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन आपको बताएंगे वो होगा। ये कैसे होगा बताएंगे, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो समराइज करा रहे हैं, एल्डिहाइड के पास दो केस हो सकते हैं, या तो अल्फा एच होगा या नहीं होगा, नहीं होगा और कॉन्सेंट्रेट बेस लिया तो एल्डोल कैनेजारो, और होगा कॉन्सेंट्रेट बेस लिया तो एक पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, विस्कस ब्राउन रेजिन बन जाएगा, ब्राउन विस्कस प्रोडक्ट। और अगर आपने डाइल्यूट बेस लिया तो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हमने भी नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है हम लोग कैनेजारो खत्म कर चुके हैं। कैनेजारो को समराइज करना लास्ट में कि कैनेजारो की कंडीशन क्या है। हीट सब में करना है, हाई टेम्परेचर सभी में लेना है। बिना अल्फा एच कॉन्सेंट्रेट बेस कैनेजारो है, एक्सेप्शन को अलग से ध्यान रखिएगा। कैनेजारो यहीं खत्म होता है। एक बार कैनेजारो रिवाइज कर लीजिए, सारे पेज पलट लीजिए, आपको दे रहे हैं 2 मिनट, जल्दी से। कैनेजारो में कुछ डिस्कशन करना तो कर लीजिए जल्दी से, बड़ी रिएक्शन है ये। सर आइसोप्रोपाइल भी पॉलीमराइजेशन और एल्डोल दे सकते हैं? आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल नहीं एल्डिहाइड। बेटा, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड एक्सेप्शन है, उसमें अल्फा एच है वो कैनेजारो ही देगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट बेस लोगे, देखियो उसमें अल्फा एच है, कॉन्सेंट्रेट बेस लिया है तो हमें ये ब्राउन रेजिन देना चाहिए, पॉलीमर बनाना चाहिए। पॉलीमर नहीं बनाता है, क्या बनाता है वो कैनेजारो ही देता है ऊपर वाला। डाइल्यूट बेस लोगे तो बिल्कुल वो देगा, कंडेंस एल्डोल देगा। एल्डोल पढ़ेंगे हम। हो गया बच्चों? चलो आगे की बात कर, इस हो गया सभी ना, एक बार देखो जल्दी से। सर बोलिए। सर एक्सेप्शन में जो फ्लोरल के बाद वाला कंपाउंड था उसका रीजन क्या बता सकते हैं कैनेजारो नहीं देने का? उसका रीजन बताया थे, वहां पे जो NH2 ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से क्या हुआ, वहां पे अब OH माइनस अटैक नहीं कर पाई, शुरू में अटैक करता था एज न्यूक्लियोफाइल। एल्डोल की मैकेनिज्म, सॉरी कैनेजारो की मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले OH ही अटैक करता था, जिस कार्बन पे अटैक करता था वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ गई कि OH को अटैक नहीं करेगा, रिपल करेगा, तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी वहां पे। राइट, वहां रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। ओके, तो आइए अब देखो, प्रॉब्लम क्या थी कि अल्फा एच नहीं होगा तो ही कैनेजारो मिलेगा, अल्फा एच नहीं होगा तो ही कैनेजारो मिलेगा। तो बात आई क्या ऐसा हो सकता है कि अल्फा एच हो तो भी हम कैनेजारो करा पाए? क्योंकि अगर अल्फा एच होंगे, हमने कॉन्सेंट्रेट बेस लिए तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। हम चाह रहे थे अल्फा एच हो लेकिन हमें कैनेजारो टाइप प्रोडक्ट मिले, अल्फा एच हो या नहीं हो हमें यही प्रोडक्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? तो सर उसके लिए हमें एक नई रिएक्शन की बात करनी होगी। सी टाइप की जो अगली रिएक्शन है, सी टाइप की अगली रिएक्शन है C3 होगा, C4 है ना? हाँ C2, सर C3 है। हाँ C3 लिखिए, C3। C3 देखिए बच्चों, टिश्चंकू, TISCHENKU, टिश्चंकू रिएक्शन, टिश्चंकू रिएक्शन, ठीक है, TISCHEN टिश्चंकू, KU, टिश्चंकू रिएक्शन। बच्चों देखो इसमें होता क्या है, ऑल एल्डिहाइड can give Cannizzaro type product, Cannizzaro type product,
ऑल एल्डिहाइड मतलब विद और विदाउट अल्फा एच, विद अल्फा एच और विदाउट अल्फा एच, दोनों टाइप के। तो जो त्रिशंकु रिएक्शन है, त्रिशंकु रिएक्शन को हम लोग मॉडिफाइड कैनेजारो रिएक्शन भी बोलते हैं। त्रिशंकु रिएक्शन इज आल्सो नोन एज मॉडिफाइड कैनेजारो रिएक्शन। ठीक है ना? तो पहले जब हम लोग ये त्रिशंकु में होगा क्या, प्रोडक्ट वैसा ही मिलेगा किसका, जैसा कैनेजारो में मिलता था। क्या था, एल्डिहाइड लिया, आधे मॉलिक्यूल एक्सट्रेस के एसिड बनाए, आधे रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाए। तो यहाँ भी होगा, आधे एसिड बनाएंगे, आधे अल्कोहल बनाएंगे। लेकिन समझ रहा, एसिड और अल्कोहल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है ना। हाँ, एस्टर बनता है। तो एक्चुअली यहाँ क्या होगा, त्रिशंकु में हमें एसिड अल्कोहल अलग अलग नहीं मिलेंगे, एस्टर के फॉर्म में मिलेंगे, जुड़े हुए मिलेंगे। एस्टरिफिकेशन हो चुका होगा ऑलरेडी। तो ध्यान रखिएगा कि त्रिशंकु रिएक्शन में हमें सारे एल्डिहाइड एल्डोल टाइप कैनेजारो टाइप प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या है, जो अल्कोहल और एसिड अलग अलग नहीं रहेंगे, वो एस्टर के फॉर्म में रहेंगे जुड़ के। उनको हाइड्रोलाइज करोगे अलग अलग कर लेना दोनों, ठीक है, बट एस्टर के फॉर्म में दोनों के दोनों रहेंगे। तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर मैं इसकी रिएक्शन पे डिस्कशन करता हूं। देखिए, ऑल एल्डिहाइड whether they have alpha H or not, all aldehydes whether they have alpha H or not gives Cannizzaro type product, gives Cannizzaro type product gives Cannizzaro type product, ब्रैकेट में लिखिए इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट में इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज। सर gives Cannizzaro type product, gives Cannizzaro type product, ब्रैकेट में क्या लिखिए, इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट में इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज। हो गया। when they are treated with aluminum ethoxide, when they are treated with aluminum ethoxide, when they are treated with aluminum ethoxide, ठीक है ना, लिख लिया अपना। और जो त्रिशंकु के ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा क्या, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। त्रिशंकु के ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड था। हाँ, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखने को बोले थे इन एस्टर फॉर्म। सर एल्युमिनियम इपॉक्साइड के बाद, इपॉक्साइड नहीं, इथॉक्साइड, इथॉक्सी। अच्छा इथॉक्साइड। हाँ, सर बस एल्युमिनियम इथॉक्साइड तक ही था, बस एल्युमिनियम इथॉक्साइड तक ही था। ठीक है, यस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑल एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा एच विल गिव कैनिज़ारो टाइप प्रोडक्ट, ब्रैकेट में इन एस्टर फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, ऑन रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड, ऑन रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड। देखो ऐसे, आर सी ओ ये एल्डिहाइड, इसके अल्फा एच हो या नहीं हो, एल्युमिनियम इथॉक्साइड लेना है। एल्युमिनियम इथॉक्साइड ये रहा, C2H5 O माइनस इथॉक्साइड आयन हो गया, C2H5 और साथ में O माइनस इथॉक्साइड आयन हो गया, और साथ में एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम जोड़ दो। ये होल थ्राइस, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर लिखी जाएगी। एल्युमिनियम इथॉक्साइड ये रहा। जैसे इसको हीट करोगे बच्चों, इसके आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे ऐसे, 8CO ऑक्सीडाइज हुई है O, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे,
OCH2R। देखिए ये इधर से देखोगे तो ये एसिड होना चाहिए था, इधर से देखने पे एसिड और एसिडिक पार्ट था, यहां से देखने पे अल्कोहल पार्ट था, और एसिड अल्कोहल जो मिल गया ये क्या हो गया, एस्टर बन गया। मैकेनिज्म बताते हैं, ये एस्टर बन गया तो इसको कैनेजरो टाइप प्रोडक्ट ही बोलेंगे। हाँ एसिड और अल्कोहल दोनों दिख रहे हैं बट वो कंबाइंड फॉर्म में रह रहे हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों कंबाइंड फॉर्म में हैं, अलग अलग नहीं है, राइट। देखिए मैकेनिज्म समझें इसकी। बच्चों इसमें ऐसा होता है, एल्डिहाइड लिया आपने RCHO, एल्युमिनियम इथॉक्साइड लिया। देखिए एल्युमिनियम इथॉक्साइड है ना, ये ऐसा है, एल्युमिनियम OC2H5 टू द होल थ्राइस। इसके जो लोन पेयर हैं ये इसके लोन पेयर ये यहां अटैक करेंगे, लोन पेयर से यहां अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अटैक करेगा, कुछ ऐसा बनाएगा। देखिए पहले स्टेप में RCH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O है, इसने लोन पेयर एल्युमिनियम को कोऑर्डिनेट कर दिए हैं, एल्युमिनियम आ गया और C2H5O टू द होल थ्राइस आ गया। ये कोऑर्डिनेट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज, देख लिया ऐसा कुछ बन गया। लोन पेयर कोऑर्डिनेट किए, इसने अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट किए, ठीक है। प्लस चार्ज होने से क्या हुआ, अब ये प्लस चार्ज होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो पाई प्लस चार्ज होने से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना ज्यादा पसंद करेगा, ऐसे ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, ज्यादा यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी अब ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ प्लस चार्ज एक्चुअली आएगा, ध्यान रखना है, ऑक्सीजन पे आने वाला प्लस चार्ज इस बॉन्ड को और ज्यादा खींचने के लिए टेंड कर देता है, और ज्यादा इसको खींचने के लिए फोर्स कर देता है। तो देखो अब जैसे ही खींचेगा तो यहाँ अगला दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का फिर यहाँ पिक्चर में आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का RC, ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक कर देगा, ये लोन पेयर से यहाँ अटैक कर देगा। मैं थोड़ा और फोकस कर देता हूँ उस एरिया में, देखिए ये यहाँ से ये जैसे यहाँ माइनस चार्ज यहाँ प्लस आई, प्लस पाई बॉन्ड को खींचेगा, यहाँ जाएगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा, इस प्लस चार्ज पे अटैक करेगा, तो ऐसा होगा अगला अगला पॉइंट। देखिए ऐसा RCO एल्युमिनियम C2H5O टू द होल थ्राइस, O डबल बॉन्ड C H और R, ठीक है। ये जाके इस पे अटैक करेगा, ये इसके साथ अटैक कर देगा, देखिए यहाँ पे H है ना, एक CH भी तो है ये, ये रहा बच्चों, यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया, देखिए अटैक करने से, देख लीजिए ये बना। आई थिंक दिख रहा होगा, कैमरे में काफी बड़ा कर दिया मैंने, और कैमरा पास करना तो बता दीजिएगा। सिंपली इसने लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक किया, इस पे जो प्लस चार्ज आने वाला वो प्लस चार्ज इस पे आ गया, है ना, ये बन गया। अब ये प्लस चार्ज बिल्कुल फिर जैसे ये प्लस चार्ज आगे से पाई बॉन्ड खींचेगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा। सर एल्युमिनियम का चार्ज कहाँ गया? नहीं एल्युमिनियम में चार्ज है, मैंने बनाया नहीं, वो है, गलती हो गई, चलो बनाओ, आप भी बनाओ, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ बना लो।
इसके बाद बच्चों अब यहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर, अंदर ही अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होने जा रही है। हाइड्राइड ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ध्यान देखिए, देखिए इधर ये तो जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा, जिससे यहां प्लस चार्ज आएगा, और इस प्लस चार्ज पे इस प्लस चार्ज पे ये यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, H माइनस करके ट्रांसफर होगा ऐसा। तो देखो दोनों काम करो, पहले इसको करो, ये वाला पहले होगा, ये ऐसे जाएगा, यहां न्यूट्रल होगा, यहां प्लस है, इस प्लस पे हाइड्राइड शिफ्ट हो, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा अंदर ही अंदर। तो अगला पॉइंट ऐसा बनेगा, देखिए ये आर सी ओ एल्युमिनियम C2H5O2 द होल थ्राइस, यहां माइनस चार्ज है, ये जो है ना सी आर, ये H था ही, और एक H ये हाइड्राइड ट्रांसफर से आया यहाँ पे, ये H हाइड्राइड ट्रांसफर से, O है ना बीच में, सर O नहीं बनाया मैंने, ये O है, R है, ये H एक पहले से है, और एक H ये हाइड्राइड ट्रांसफर से आया, ये वाला H ना हाइड्राइड ट्रांसफर से आया, रेड वाला, ये शिफ्ट हो गया, इससे यहाँ प्लस चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ लोन पेयर है ही। और बच्चों यहाँ लोन पेयर हैं, यहाँ प्लस चार्ज है, बैक बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी, इसको ऑक्टेट पूरा नहीं, यहाँ लोन पेयर है, तो क्या होगा देखो जरा, ऐसा ये ऐसे जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और एक साइड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड भी ऐसे आएगा, इसके चार्ज न्यूट्रलाइज, दोनों काम साथ साथ करिए, मैं पहले इसको कराऊं, प्लस चार्ज लाऊं, फिर इसको कराऊं, मैं दोनों को फिलहाल साथ साथ करा देता हूं, दोनों स्टेप साथ साथ कराइए, पहले ब्लू वाला कराइए फिर रेड वाला कराइए, और जब दोनों साथ साथ कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए आर सी ओ और यहाँ पे ये Al, ये इथॉक्साइड एल्युमिनियम इथॉक्साइड फिर अलग हो गया, देखिए एल्युमिनियम इथॉक्साइड अलग हो जाएगा, Al C2H5O2 द होल थ्राइस, ये अलग हो गया, दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से हमको एस्टर मिल चुका है। ये है कैनेजारो रिएक्शन, जिसमें तो त्रिशंकु रिएक्शन, जिसको हम लोग मॉडिफाइड कैनेजारो रिएक्शन भी बोलते हैं, इसमें आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते, आधे मॉलिक्यूल रिड्यूस होते थे इसमें कैनेजारो में, लेकिन यहाँ भी उसी टाइप का है, और ऐसा लगता है आधे ऑक्सीडाइज हुए आधे रिड्यूस हुए, लेकिन अलग अलग नहीं रहे, क्या रहे वो, बल्कि एस्टर फॉर्म में आ गए। मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है, मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है इसकी। मैंने आपको बताया, इसमें देखिए ये एसिड का पार्ट, ये अल्कोहल का पार्ट, लगता है एसिड अल्कोहल दोनों कंबाइंड फॉर्म में एस्टर के फॉर्म में आ गए, मैकेनिज्म आपके सामने नहीं पास लिखी हुई है। सर ओटीपी बता दिए हैं? नहीं ओटीपी नहीं बताएं, बताएंगे, एक छोटी रिएक्शन और डिस्कस करके बताएंगे। त्रिशंकु रिएक्शन समझ लो, ऑल एल्डिहाइड चाहे अल्फा एच हो चाहे नहीं हो, सबके सब कैनेजारो टाइप प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट वो एस्टर के फॉर्म में रहेगा, और मैकेनिज्म ऐसी है कि एस्टर ही बन रहा है, एसिड अल्कोहल अलग अलग बने ही नहीं है, क्या है एस्टर ही बन रहा है ये पूरा। त्रिशंकु रिएक्शन
कोई शॉर्टकट भी है? हाँ बच्चों समझ गए ना? बाकी शॉर्टकट तो आप किसी ने शॉर्टकट पूछ, शॉर्टकट क्या है ये? अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए अल्फा एच में नहीं हो, सीधे एक को ऑब्जेक्ट करो, एक को रिड्यूस करो, दो मॉलिक्यूल बने, दोनों को जोड़ के लिख दो, जोड़ के एस्टर, हमारा आंसर एस्टर होगा। एस्टर को एज ए प्रोडक्ट लिखो, ऐसे अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होंगे इसमें, ठीक है? स्टार्ट है बच्चों इसको, ठीक है? शंकु रिएक्शन। आगे लिखें बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। एक और रिएक्शन है C4, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। करेक्ट करेक्ट, बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन। एक मिनट बस। बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन बच्चों, ये भी एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन है। अच्छे से रिएक्शन पढ़ के जाइए एल्डिहाइड कीटोन की कल के टेस्ट में। और बच्चों हर टेस्ट को एक चैलेंज लीजिए कि हाँ हमें इंप्रूव करना है। होगा नहीं होगा उस पर चिंता मत करिए, ठीक है? आप में से कई लोगों ने देखा, मैंने टेस्ट ये नहीं दिया था अभी कल, RITS 11 का नहीं पढ़ के दिया था। कई लोगों ने दिया तो मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, कितने बड़े अजीब अजीब से मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट, ठीक है ना? जब आपको टेस्ट पहले से पता है कब कब है, अगला RITS कब है, ARTS कब है, टॉपिक उसका क्या होना चाहिए, सब पहले से पता है। क्यों नहीं? पहले से आप प्लानिंग कर लो अपने हिसाब से, ठीक है? आपसे 20 दिन बाद होना है तो 20 दिन में 11th का ये पोर्शन है ना, हम पहले से पढ़ के रखते हैं, ठीक है? जो आपको फेस प्लान दिया गया, फेस प्लान अगर आपके पास मैंने व्हाट्सएप करवाया था, अगर नहीं मिला व्हाट्सएप आपको, तो आप अपने ऐप में जाइए, ऐप को अपडेट रखिए, ऐप को अपडेट रखिए। जहाँ अटेंडेंस बनाते हैं उसके नीचे एक एकेडमिक इनपुट का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाइएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं, फेस प्लान, ठीक है? तो बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है? देखो बच्चों बड़ा आसान है, समझो क्या है ऑक्सीडेशन। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड होता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं पर एसिड से। कोई पर एसिड ले लो और बन जाएगा क्या? एस्टर और एसिड। कुछ एस्टर एसिड कुछ बनेगा। क्या होता है? वन ऑक्सीजन एटम is inserted towards alkyl group having high migratory aptitude। हाई और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पढ़ाया था आपको पिनाकोल पेनाकोलोन में, वही वाला हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है? रिएक्शन समझ लो। पर एसिड कोई भी हो सकता है। कैसे? पर एसिड जितने आपने पढ़े हैं, RC OOH है ना, ट्रिपल OH, डबल OH नहीं, ट्रिपल OH। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड MCPBA, या कोई और भी कोई पर एसिड, जैसे H2SO5, ये भी पर एसिड है। पर ऑक्साइड बॉन्ड होना चाहिए पर एसिड में। इस समय कोई पर एसिड ले लो, या इनके अलावा भी कोई पर एसिड जो आपका मन करे वो ले लो, पर एसिड होना चाहिए। पर एसिड हमें ऑक्सीजन देगा, वो इंसर्ट हो जाएगा। इसे देखिए इधर एग्जांपल,
जैसे आपने लिए ये RCO या CH3CO CH3, ये देखो ऐसा लिया आपने, इसकी रिएक्शन कर दी मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड से PBA, ये पर एसिड एक्स्ट्रा O देगा और O क्या करेंगे हम किसी एक साइड, या तो इस साइड इंसर्ट कर देंगे या तो इस साइड इंसर्ट कर देंगे, एक O लगा देंगे बॉन्ड तोड़ के बीच में, तो एस्टर बन जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों ग्रुप सेम है, मतलब जिसका एप्टीट्यूड हाई होता है इधर वाला या इधर वाला, जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा उधर हम लगाते हैं, दोनों सेम है तो कहीं भी लगा दो फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट ऐसा रहेगा CH3 CO CH3। मैकेनिज्म इसकी डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे प्रोडक्ट पे बात करिए कि कैसे कैसे जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये इस साइड या इस साइड एक O लगा दो, देखो एस्टर बन गया ना, ये एस्टर हो गया। अगर ऐसा होता CH3 COH, फिर आप लेते H2SO5, कुछ भी पर एसिड, कोई पर एसिड होना चाहिए यहाँ पे। तो बच्चों अब देखो ये एल्डिहाइड है, इसका इधर देखो ये H है, इसका इधर H है, और हमने आपको बताया था मैग्नेट्यूड HPHR, याद करने का तरीका हमारा पैरा रांची करके याद करने को बोला था। हाइड्रोजन का ज्यादा है, फिनाइल का कम है, एल्काइल का और कम है। तो हाइड्रोजन का एप्टीट्यूड ज्यादा है, नहीं इस साइड O इंसर्ट होगा, और इस साइड O इंसर्ट होगा तो एसिड बन जाएगा। ये देखिए ऐसा CH3 CO ये है, और इसका एप्टीट्यूड ज्यादा इधर O इंसर्ट होगा, ठीक है ये ऐसे। किसी एक साइड O को इंसर्ट करा दीजिए, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए साइक्लिक प्रोडक्ट हो गया, साइक्लिक। बच्चों इसको नोट करो, पहले इसको हटाते हैं, तब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मैं फोटो ले लूं इसका। ऊपर हटा देना इसको। पर एसिड एक जगह और बताया था एल्केन में। अच्छा बच्चों, जब कहते हैं जो चीजें आपको एल्डिहाइड कीटोन के जो जीएमपी लिखाए थे उनमें कुछ रिएक्शन के नाम लिखा दिए थे, याद होगा, जो हमने कहा पहले पढ़ ली थी, है ना। टेस्ट से पहले उनको रिवाइज कर लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा। टेस्ट इसीलिए रखा जाता है कि आप बार बार रिवीजन करें उन्हीं कॉन्सेप्ट का, बार बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप वो माइंड में प्रिंट होंगे, अपने आप उनको आप एग्जाम में आपको रिकॉल हो जाएंगे। और सिर्फ आप ये सोचो हमको समझ में आ गया और उन्हें कहा हाँ ठीक है हम तो समझ गए इस रिएक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए और आपने रिवीजन नहीं किया बार बार, तो बच्चों एग्जाम में आप उसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यही करने जरूर रिएक्शन, एग्जाम में भूल जाओगे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। और का मेन कंसर्न रिवीजन है। इतने सारे टेस्ट रिवीजन जितने बार टेस्ट करें उतने कम से कम मार्क्स आए नहीं, आप रिवीजन करो, ठीक है। मार्क्स नहीं सर मेरे मार्क्स नहीं, आप रिवीजन करो, नहीं कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं है आप रिवीजन कर लीजिए, पूरा कंसेप्ट रिवाइज करो, जितने टेस्ट उतने बार रिवीजन करो। आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट रखो, हमें रिवाइज करना है, पूरा एक बार पढ़ना है अच्छे से, नहीं रटना नहीं, नहीं रटना कोई बात नहीं, पढ़ जाओ पूरा एक एक लाइन पढ़ जाओ उसमें हर टेस्ट से पहले। देखिए मार्क्स अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स माइंड में प्रिंट होंगे, अपने आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। फिजिकल जैसा नहीं है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद आगे सीधे कर दिया, उतना वैसे नहीं है, लॉजिकल, लेकिन इसके लॉजिक थोड़ा अलग टाइप के हैं। रिवीजन ज्यादा करोगे माइंड में, नॉलेज जितनी ज्यादा माइंड में होगी उतना ज्यादा आप उसको अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखिए, ये ए था, ये बी था, एक सी लिखिए ऐसा। देखिए आपने रिएक्शन कर दी इससे CF3 C OOH, देखो ये OOH दिख गया, पर एसिड है। पर एसिड में देखना बच्चों OOH लिखा होता, कई बार OOH जैसा मत सोच लेना उसको। क्या होगा सर, किसी एक साइड या तो इस साइड या तो इस साइड O अटैच O इंसर्ट होगा, लेकिन किस साइड कहते हैं, इधर से चलिए
यहाँ पे, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, और जिसकी ब्रांचिंग होती है उसमें मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो इसका एप्टीट्यूड ज्यादा है, इधर होगा इधर नहीं होगा, मेजर प्रोडक्ट उधर से मिलेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड ध्यान रखिएगा, इधर चले में कार्बन बराबर ही मिले, कार्बन बराबर इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इधर ब्रांचिंग है, इसका एप्टीट्यूड बढ़ गया। ऐसे केस में आपको ये रिंग अब जो 6 मेंबर हो जाएगी, जो 5 मेंबर रिंग है ना 6 मेंबर रिंग बन चुकी होगी ऐसे। सिक्स मेंबर रिंग कैसे, इधर एक ओ इंसर्ट कर रहे हैं, आप इसको 6 मेंबर बना सकते हैं, ये ओ इंसर्ट की, ये देखिए ऐसा ऐसा 6 मेंबर हो गया। छठा मेंबर कौन हो गया, ऑक्सीजन। बच्चों ये बियर्स-विल्गर ऑक्सीडेशन था, इसमें ऑक्सीजन इंसर्ट होता, रिएक्शन मैंने बता दी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ ही समाप्त होती है। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेंस, पैलिंग, बैंडिक्ट, शिफ्ट, है ना, वो सब बताया था। फिर आए थे कैनिजारो पे, कैनिजारो के बाद क्या आया था, त्रिशंकु, फिर आ गया क्या, बियर्स-विल्गर ऑक्सीडेशन। ये सब रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हैं, अच्छे से करिएगा, इन पे क्वेश्चन होंगे एग्जाम में कल वाले में। कुछ डाउट हो तो पूछिए पहले, वरना मैं ओटीपी बताता हूँ, डाउट पूछिए। साथ में ओटीपी भी नोट करें। टी बैच का ओटीपी है 4917। टी बैच का ओटीपी लिखिए कॉपी में 4917। ए बैच का ओटीपी लिखें 8478। ए बैच का ओटीपी लिखिए 8478, ठीक है। तो बच्चों क्लास 9417। हाँ टी बैच है 4917, टी बैच है 4917 और ए बैच है 8478, 8478 ए बैच, ठीक है। अटेंडेंस बना दीजिए बच्चों, यहीं तक एग्जाम में सिलेबस रहेगा, ठीक है। इस हफ्ते एक क्लास कम हुई है, कैसे देखेंगे, क्योंकि वो क्लास और हो जाती तो एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता। कौन सा, एल्डोल वाला नहीं है, हमारा अगला टॉपिक एल्डोल को ही कंप्लीट करने का था। एल्डोल इसी का कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, ठीक है। अगली क्लास में करेंगे, एल्डोल भी बड़ा रिएक्शन है, पूरा 2 से 2.5 घंटे का क्लास चाहिए एल्डोल खत्म करने के लिए, ठीक है। तो एल्डोल, हाँ जी बोलिए। पीएस का क्लास भी आज ही रखना है? नहीं आज नहीं रखेंगे बेटा, एक्चुअली क्या हुआ ना, पिछले हफ्ते क्लास नहीं हो पाए कि मेरी वाइफ की कार का एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो आज उसका ऑपरेशन है, तो आज एडमिट करेंगे, इसलिए आज क्लास नहीं होगी। हो सकता है अगले हफ्ते भी 1-2 क्लास डिस्टर्ब रहे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद कैसा क्या जाएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मैं क्लास, हाँ बोलिए। सर आप क्वेश्चंस नहीं दिए एमएस चौहान के इस चैप्टर से? हाँ नहीं दे पाए। एक काम करो ना, अब तो आप सारी क्वेश्चन बनाओ ना, क्या दिक्कत है, अब शुरू से बनाना स्टार्ट कर दो, काफी कुछ बना पाओगे। प्रिपरेशन शुरू के लोगों 50 क्वेश्चन बना दो सब लोग, ठीक है। बाकी नंबरिंग में हो सकता है भेज दूं, नंबर सर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ना, टॉपिक वाइज थोड़ा सा, ठीक है। पहले बेटा मैं करता हूं, लेकिन 50 क्वेश्चन पहले सब लोग 50 तो बनाओ पूरे, पहले 50 में से लोग 40 बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर।